गुड मॉर्निंग क्लास, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है करंट इश्यूज के कुछ मुद्दे हैं, उन पर हम फिर से चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ। और इसी श्रृंखला में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, आइए चलते हैं। विश्व भाषा डेटाबेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी बनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है वो है बेटा हिंदी। तो विश्व डाटाबेस के अनुसार सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो बनी है हिंदी। अब ये क्या टर्म है, हिंदी को तीसरी भाषा बनाया है, क्या है, आइए इसके बारे में पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखिए बेटा, बात ऐसी है, एक पत्रिका है, फरवरी 2020 में एक पत्रिका थी एथनोलॉग पत्रिका। फरवरी 2020 की रिपोर्ट है, फरवरी 2020 की रिपोर्ट है। और बेटा इस रिपोर्ट में एक पत्रिका है जिसका नाम है एथनोलॉग। बेटा ये पत्रिका करती क्या है, देखिएगा, ये पत्रिका जो है विभिन्न प्रकार की भाषाएं जो भी देश में विदेशों में बोली जाती है उनका डेटा एकत्रित करती है। किस भाषा में क्या चीज, कोई अमेंडमेंट हो रहा है, क्या जोड़ा गया है, किसी भाषा को क्या राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा में संबोधित किया है या जोड़ा गया है, इस प्रकार के डाटा को इकट्ठा करने का ये कार्य करती है। और इसका नाम क्या है बेटा, ये पत्रिका है एथनोलॉग। अब इस पत्रिका ने ये कहा है कि अभी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बनी है हिंदी। तो हमारे मन में एक जवाब, एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। और बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑप्शन में चाइना और साथ में इंग्लिश, चाइनीज और इंग्लिश भी दे रखा था। तो हम लोग ये सोचते हैं कि देखिए भाई, दिमाग से तो भाई बात ऐसी है, भाई चीन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इस प्रकार से तो चीन की भाषा जो है, चीन में बहुत ज्यादा जो है भाषा बोली जानी चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझेंगे इस बात को तो आपको पता पड़ेगा कि किसी देश विशेष में ये बात नहीं चल रही है। अगर देश के अकॉर्डिंग आए कि कौन से देश में या सभी देशों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, तो हमारा ये अनुमान फिर भी सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पूरा ग्लोबलाइजेशन यानी पूरे वर्ल्ड की बात अगर करी जाती है तो ये पत्रिका के द्वारा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है बेटा वो है अंग्रेजी। कौन सी है बेटा, अंग्रेजी। तो सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम है इंग्लिश। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा तो बोली जा रही है अंग्रेजी। अगर हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर की भाषा कौन सी है, तो बेटा चाइना में एक मंडरिक करके भाषा है, चीन में बोली जाती एक भाषा है मंडरिक, मंडारिन जिसको हम बोलते हैं, चीन में मंडारिन। तो बेटा दूसरे नंबर पर जो भाषा बोली जाती है वो है चाइना में बोली जाने वाली भाषा मंडारिन। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमने पढ़ी लिया है हिंदी, जो कि सर्वाधिक तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। लगभग 61 करोड़ 50 लाख 61 करोड़ 50 लाख 61 करोड़ 50 लाख लोगों के द्वारा बेटा ये जो भाषा है हिंदी, ये थर्ड नंबर पे है। तो क्वेश्चन तो हमने थर्ड के हिसाब से पूछा था, लेकिन अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि पहले और दूसरे नंबर पर इस पत्रिका ने कौन सी भाषा को जो है वो बताया है, तो बेटा वो हो जाएगी आपकी इंग्लिश। दूसरे नंबर की चीन की, अगर चीन में स्पेशल लैंग्वेज पूछे तो बेटा आंसर है मंडारिन। और फिर अगर बात आती है थर्ड नंबर पर तो वो हमारी हो जाएगी हिंदी। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांग्ला भाषा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है, तो बेटा सेवेंथ नंबर पर जो भाषा बोली जाती है वो भाषा है बांग्ला। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हमारे जहन में क्वेश्चन आता है हिंदी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया,
इस पूरी ही विषय में मैंने यहां पर आपको करंट से संबंधित ये मुद्दा समझा दिया। अगला जो हमारा नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगा वो वीडियो मैं केवल स्पेशल हिंदी यानी राजभाषा को लेकर बनाऊंगी, ताकि अगर कोई क्वेश्चन, भाई एक्चुअली क्या होता है, सभी चीजें जीके जीएस क्या है, पूरा लिंक्ड है। आपको सभी चीजों का पूरा, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपको सभी प्रकार के जो टर्म्स है ना वो क्लियर होने चाहिए। तो इस टॉपिक में राजभाषा की बात करी, अगर हिंदी के बारे में हमें बताया गया है तो हमें हिंदी को राजभाषा कब बनाया, कौन सा संविधान संशोधन किया गया, कब क्या क्या भाषाएं जोड़ी गई, वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से तरीके से आपको पूरा का पूरा मैटर समझाऊंगी। आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया, तो आपको उस क्वेश्चन में ना केवल इतनी सी बात लर्न करनी है, साथ में आपको यह भी देखना है कि वो जो पत्रिका है ये है एथनोलॉग। तो एथनोलॉग पत्रिका है और 3 लैंग्वेज आ चुकी है, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, चाइना और हिंदी। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, इसे आप याद करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, एक सेकेंड। हां, मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिसूचित किया? सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ? ये पारित हुआ 1955 में। तो इसके तहत किस किस चीजों को जो है अभी आवश्यक वस्तुओं के द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो बेटा एक तो है फेस मास्क, जो फेस मास्क का यूज हम करते हैं, फेस मास्क, और बेटा दूसरा है सी यानी हैंड सैनिटाइजर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका B+C। अगर इसके ऑप्शन आते हैं केवल एक कथन सही है, बी सही है, तो इसका आंसर आपको बताना है फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर। इन दोनों को जो है केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिसूचित किया है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले आपको यह ध्यान भी रखना है 1955 हम इसे याद कैसे करें। देखिएगा, घर वाले बोल बोल कर पच जाते हैं, पुलिस व्यवस्था, पुलिस जो है बोल बोल कर पच जाती है, हमारी गवर्नमेंट इतना बोलती है, पच गई कि प्लीज एक तो आप जो है फेस मास्क का यूज करें, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। उसके बावजूद भी लोग इस प्रकार ध्यान नहीं देते हैं। तो इतना पचने के बाद भी, पच गई गवर्नमेंट, पच गई भाई, तभी तो खड़ी हुई है आपकी सेफ्टी के लिए। अगर लोग ही इतने जागरूक होंगे तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सही है ना? लोग ही इतने जागरूक होंगे तो पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, फेस मास्क और एक हो जाएगा हैंड सैनिटाइजर। तो बेटा 55 मैंने आपको ट्रिक बता दिया, हम पच गए, पुलिस वाले बोलते बोलते पच गए। आए दिन बहुत सारे ऐप लॉन्च होते हैं, बस यही बताया जाता है कि भाई प्लीज आप जो है हैंड सैनिटाइज कीजिए, अपने फेस पर जो है मास्क लगाइए, ताकि ये जो कोरोना है, ये जो महामारी है, ये ज्यादा फैले नहीं। उसके बावजूद भी हम ये सुनते नहीं है। तो ये ट्रिक भी हो गया, 55 पच गए, और इसका ये आंसर हो गया। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। इसके अध्ययन में ये है कि जैसे हमने पढ़ा कि ये एक एक्ट बना था, उसी प्रकार राजस्थान महामारी अध्यादेश पारित हो चुका है। ये भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान के संबंध में राजस्थान महामारी अध्यादेश भी जारी हो चुका है। कब हुआ है बेटा? 2020 में। इसके अंतर्गत भी पहले तो आपसे पूछेगा भाई कब किसने ये शुरू किया? तो हमारे जो राज्यपाल है कालराज मिश्र, उन्होंने ये कार्य किया, कालराज मिश्र जी ने, राज्यपाल जी। तो ये राजस्थान महामारी अध्यादेश के बारे में क्वेश्चन आए तो आप बोल देना 2020 में 1 मई 2020 को इस पर राज्यपाल जी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और इस अध्यादेश के साथ ये कहा गया कि जो भी ये कोरोना जो बीमारी है, ये महामारी है, इस महामारी के दौरान जो है लोगों को बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। आप दूर से खड़े रह के बात कीजिएगा, हाथ नहीं मिलाना है,
कोई भी पब्लिक जब पैलेस होता है या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें भीड़ इकट्ठी होती है, वहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, ये अध्यादेश पारित हुआ। अध्यादेश के बारे में आप जानते होंगे। एक्चुअली अध्यादेश होता क्या है, पहले आप वो सुन लीजिएगा। यहां पर बात आई है अध्यादेश। बेटा अध्यादेश दो लोग जारी करते हैं। पहले तो अध्यादेश होता क्या है, आप इसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं, अस्थायी कानून। देखिए कोई भी कानून होता है वो केंद्र सरकार में तो बनाती है संसद, सही बात है ना। आज कोई कानून है, कोई भी कानून को अगर हमको पब्लिश करना है, कोई कानून बनाना है, तो केंद्र सरकार में तो कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कौन बनाती है, संसद, पार्लियामेंट। और अगर बात करते हैं राज्य में, तो राज्य में कानून कौन बनाती है, विधानमंडल। ध्यान रखिएगा। अब मैं एक बार थोड़ा आपको अध्यादेश के बारे में समझा देती हूं। अध्यादेश तो बेटा केंद्र में तो कौन बना रहा है, केंद्र सरकार, केंद्र में, तो केंद्र में तो बनाती है संसद। अब संसद में क्या क्या होता है, संसद में लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। एक सेकेंड, हाँ जी, तो संसद की बात करते हैं तो संसद में यानी ये है केंद्र की बात। अच्छा, संसद जो है इसमें एक तो है आपका लोकसभा और दूसरी है बेटा राज्यसभा। दूसरी क्या है बेटा, राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में दोनों में प्रस्ताव जाता है, और जब दोनों में एक बहुमत से, एक वैचारिक ऐक्य से जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब होता क्या है, तब राष्ट्रपति अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर देता है। तो ये तो बात हुई किसमें बेटा, केंद्र में। अगर हम बात करते हैं कोई भी अगर एक्ट को राज्य में बनाना हो तो बेटा विधानमंडल ही कार्य करती है, विधानमंडल। और विधानमंडल जो है इसमें दो टर्म आ गए, कौन कौन से बेटा, एक तो है विधानसभा, विधानसभा, और एक हो जाएगा विधान परिषद। एक तो विधानसभा और एक हो जाएगा विधान परिषद। इसके बाद में जब ये कार्य होकर आ जाता है तब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देता है और वो एक कानून जो है वो लागू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये पता है कि कानून लागू होने में भाई राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई भी अगर कार्य या कोई भी एक्ट या कोई भी जो भी कोई अभिव्यक्ति है अगर वो प्रस्तुत हुई है तो उसमें दोनों में राज्यसभा और लोकसभा में बैठक होती है और दोनों में 6 महीने ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अब बेटा कोई भी अगर हमें कानून पारित करना है तो उसके लिए समय चाहिए। कोई भी पहले से भी कोई बात होती है भाई हमको आज जैसे कोई कानून बनाना है कि गो हत्या करने वालों को तुरंत ही मृत्युदंड देना है, तो अगर ये कानून बनाना है तो इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। लेकिन अगर ऐसा अवसर आ जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उसके लिए एक्ट तुरंत ही बनाना जरूरी है, तब क्या होता है, तब ये बात है, तब ये होता है कि गवर्नमेंट यानी मुख्य तौर पर राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल अध्यादेश पारित करता है। अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून। क्या मतलब होता है, अस्थायी। यानी अगर हम संसद की बात करते हैं तो हो गया काम, फिर तो बहुत समय लग जाएगा। अगर हम राज्य में अगर विधानमंडल तक के लिए बैठते हैं तो पहले वहां बैठक होगी, फिर वहां होगी विधान परिषद में, विधानसभा में, और उसके बाद में फिर राज्यपाल उसको अंतिम रूप से स्वीकृति देगा। तब तक तो हो सकता है कि वो जो चीज जो लागू करना चाह रहे हैं वो बहुत विकराल रूप ले ले, तो वो उसका कार्य अभी करना है। तो अस्थायी कानून का मतलब क्या हो जाएगा, अध्यादेश। किस आर्टिकल के द्वारा बनता है, ये अस्थायी कानून है। यानी अगर ऐसा लगता है कि अभी इस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल है और राज्यसभा लोकसभा जानने जितना टाइम नहीं है, तो फटाफट से राज्यपाल राष्ट्रपति एक अस्थायी प्रपत्र द्वारा दे देता है और इसके द्वारा क्या होता है, एक अस्थायी कानून का निर्माण होता है। अगर उस कानून को आगे बढ़ाना है तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर देना है, आपको लोकसभा में अगर या राज्यसभा दोनों में वो जो है बहुमत के द्वारा पारित हो जाना चाहिए। अगर राज्य की बात चल रही है तो विधानसभा या जहां पर विधान परिषद है तो उनमें लागू हो जाना चाहिए। और उसके बाद अगर वो चीज
कंटिन्यू रह पाती है तो फिर वो हमेशा के लिए एक्ट बन जाता है। लेकिन अगर 6 महीने में उसको स्वीकृति नहीं मिलती है संसद और विधानमंडल में, तो अध्यादेश यानी जो उनके द्वारा राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो क्या हो जाता है बेटा, वो रद्द हो जाता है। तो ये तो बात हुई अध्यादेश की, जो मेरे को समझाना था। अब अध्यादेश किस आर्टिकल में, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, आर्टिकल 1, 2, 3। आर्टिकल 1, 2, 3 इसमें तो है बेटा राष्ट्रपति का अध्यादेश, इसमें तो है राष्ट्रपति का अध्यादेश। और बेटा अगर हम इसको ही थोड़ा उल्टा सीधा कर देंगे, इसी नंबर का प्रयोग अगर हम करते हैं 1, 2, 3 का, तो 2, 1, 3, ये देखो भाई, पहले हमने 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया, 3 ले लिया, यानी उसी मूल न्यूमेरिकल से हमने राज्यपाल का अध्यादेश भी निकाल दिया है। तो बेटा अगर राज्यपाल ये अध्यादेश जारी करता है तो वो किस आर्टिकल में है बेटा, वो आर्टिकल हमारा हो जाएगा आर्टिकल 213। तो ये एक अध्यादेश बनाया, अस्थायी कानून बनाया, हो सकता है 6 महीने तक इस पर हम जो है कंट्रोल कर ले। तो इनके द्वारा जो भी बातें कही गई है भाई, सार्वजनिक जगह पर अभी होता है ना, बहुत सारी शादियां हो रही है, बिल्कुल ही वो कंट्रोल हो गई है। लोग कब से सपने संजाए हुए बैठे, हमारी शादी है, घोड़े हैं, बाराती है, सब आएंगे, वो सारे गाने बजने बंद हो जाएंगे। अब क्या है, दूल्हा दुल्हन और 3-4 लोगों को बुला लेते हैं। तो ये चीज रेगुलर नहीं हो पाएगी, अध्यादेश के द्वारा कुछ समय के लिए ही इसको मान्य किया गया है। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि इस महामारी से हमें आगे चल के कोई भी एक संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो इस अध्यादेश को क्या करते हैं बेटा, आगे चल के जो है 6 महीने के बाद में आप और दोबारा बैठक करके इसको और बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसकी बात हो गई। तो क्वेश्चन हमारा ये था, राजस्थान महामारी अध्यादेश कब पारित हुआ, 2020 में। राज्य के राज्यपाल कालराज मिश्र जी के द्वारा 1 मई 2020 को इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। और इसके तहत जो भी कानून अभी बनाया गया है, जैसे आपको किसी भी इस कोरोना जो ये पीरियड है, ये बीमारी है, इसके दौरान अगर कोई भी अव्यवस्था फैलाते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर 2 साल का तो कारावास, यानी 2 साल का तो उसको जेल होगी, साथ में 10,000 रुपए जुर्माना, अथवा दोनों, वो कंडीशन के ऊपर है, अथवा दोनों का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा, ये इस राजस्थान महामारी अध्यादेश में क्या है बेटा, 2 साल की तो कैद, 2 साल की कैद और कितना जुर्माना देख लीजिएगा, और 10,000 रुपए का जुर्माना, अथवा दोनों का प्रावधान है। किसके द्वारा कहा गया, राजस्थान महामारी अध्यादेश। तो ये बात मैंने आपको समझा दी है। क्वेश्चन हमारा यही था कि केंद्र सरकार ने किन वस्तुओं को 1955 के तहत आवश्यक अधिसूचित किया है। हमने हैंड सैनिटाइजर और साथ में फेस मास्क पढ़ लिया, और इसी के संदर्भ में मैंने आपको इस चीज का विस्तार करते हुए राजस्थान का भी आपको समझा दिया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो क्या कहता है, उसी के साथ फिर हम देखते हैं और कौन कौन से रोचक तथ्य हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिएगा। अब ये क्वेश्चन आया, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, बहुत चर्चा में रहा है अभी। राष्ट्रीय जलीय जीव इनके प्रजनन के लिए, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए, पर्यावरण में जो है इनके योगदान के लिए अभी कार्यक्रम काफी चल रहे हैं, काफी योजनाएं चल रही है। तो किस जीव को हाल ही में क्या घोषित तो पहले ही कर दिया था, लेकिन वो चर्चा में है। तो क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ऑप्शन है शार्क मछली, मगरमच्छ, ऑलिव रिडले कछुए और गंगा डॉल्फिन। तो बेटा इसका आंसर आपका आ जाएगा गंगा डॉल्फिन। अच्छा, गंगा डॉल्फिन जो है, इससे गंगा का टाइगर कहते हैं। जैसे बंगाल का टाइगर होता है ना, उसी प्रकार अगर आपसे पूछे गंगा का टाइगर किसे कहते हैं। अब ये चीजें सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई हाँ बता देंगे हम, तो मछलियां होगी, लेकिन देखिए बेटा ऑप्शन में शार्क मछली भी दिया जाएगा, गंगा डॉल्फिन भी दी जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर बात करते हैं गंगा का टाइगर किसे कहते हैं, गंगा डॉल्फिन को। भारत में कहा गया कि भाई इसकी जो संख्या है अनुमानित 2000 है। मैं थोड़ा इसके बारे में बता देती हूं आपको, गंगा डॉल्फिन के बारे में। गंगा डॉल्फिन कहा गया कि भारत में जो है
भारत में इसकी संख्या 2000 रहने के बारे में बताया गया है। 2000 इसका अनुमान है और इसे डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर बिहार गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा योगदान है। कुछ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गंगा डॉल्फिन के लिए, गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो ध्यान रखना 2009 को। और बात करते हैं 2007 में, तो 2007 में क्या हुआ था? डॉल्फिन वर्ष, 2007 में डॉल्फिन वर्ष मनाया गया। पता है ना, किसी भी विशेष वर्ष को कुछ ना कुछ विशेष प्राप्ति के लिए एक हम वर्ष घोषित करते हैं। जैसे 2004 में चावल वर्ष घोषित किया गया, 2007 में डॉल्फिन वर्ष। तो 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया। और इसको अगर आपसे पूछे जलीय जीव कब इसको घोषणा किया गया, तो 2009 में। तो इस प्रकार हमने पढ़ा। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। तो ये भी टर्म आप ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन, 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। बिहार के जो लोग हैं, बिहार में डॉल्फिन के बचाव का मुख्य तौर पर कार्य चल रहा है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाँ जी एक सेकेंड, कोरोना वायरस कॉलर ट्यून को किसने आवाज दी है? आपको पता होगा कोरोना वायरस का जब भी अभी हम किसी को फोन वगैरह करते हैं तो एक आवाज आती है, मतलब एक कॉलर ट्यून आती है ना, इस महामारी से बचें जो भी है। तो जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो एक बिल्कुल एक ट्यून चलती रहती है, इससे बचने का ये उपाय है अपने आसपास के चीजों को ना छुए, जो भी एक महिला एक वो बोलती है, वोकल के अंदर बोलती है। तो इसको आवाज देने वाली महिला का नाम क्या है, या कौन से व्यक्ति है जिन्होंने कोरोना वायरस कॉलर ट्यून को जो है विकसित किया है? तो ऑप्शन है सोनू निगम, नेहा कक्कड़, अलका याग्निक या फिर जसलीन भल्ला। तो बेटा इसका आंसर है जसलीन भल्ला। अच्छा, ये एक मैम है और इनका हालांकि प्रोफेशन जो है इनका सिंगिंग का नहीं है, ये जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। और इन्होंने बैठे बैठे ऐसा कुछ, इन्होंने जैसे अपन घर बैठे बैठे मिमिक्री करते हैं ना, वैसे इन्होंने एक आवाज सेव की, अपने रिश्तेदारों को भेजा। तो ये इतना चर्चा में आ गया कि इसको जो है अब कोरोना जो बीमारी है, कोरोना वायरस कॉलर ट्यून को जो इसमें लगा दी गई है, और ये जो है इनका नाम है जसलीन भल्ला। तो बेटा इसको आप अच्छे से याद करना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हर बार हम फोन करते हैं, एक लड़की की आवाज आती है, वही इस बचने का यही उपाय है, आसपास की चीजों को ना छुएं, जो भी है। तो ये हम आए दिन फोन करते हैं, सुनते हैं, ये आवाज आती है, लेकिन इसका हमें ये पता भी होना चाहिए कि इसको बोलने वाली कौन है, इसको आवाज देने वाली महिला कौन है। तो इसका आंसर हमारे लिए हो जाएगा बेटा जसलीन भल्ला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 11वें पंचेन लामा समाचार में थे, इनका संबंध किससे है? तो बेटा पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं, फिर हम इसके बारे में आपको जो है इस क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल खोल के विस्तार से बताएंगे। तो इसका जो आंसर है बौद्ध धर्म से। वैसे भी अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो मेरे हिसाब से हर एक बच्चा सही करेगा। पंचेन लामा, दलाई लामा का नाम तो सुना ही होगा, और ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये बात है। अब ये है क्या, आइए थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। देखिएगा, आपको ये पता है कि तिब्बत में दलाई लामा का क्षेत्र है, और अभी चाइना जो है वो बहुत विरोध करता है दलाई लामा का। आपको पता है दलाई लामा ने भारत में शरण ले रखी है। अब आप एक बात सोचिए कि चाइना भी बौद्ध धर्म को मानता है, भाई बौद्धित्व को मानता ही है, और दलाई लामा यानी तिब्बत के लोग भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। उसके बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि दलाई लामा को भारत में आके शरण लेनी पड़ी? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आइए जानते हैं। देखिएगा, बात ऐसी है बेटा कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म आपको पता है मुख्य तौर पर 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो है हीनयान, और दूसरी जो शाखा है
वो है आपकी महायान। मैं आपको समझाऊंगी उसके बारे में, पहले मुझे आपको ये टर्म क्लियर करने पड़ेंगे। दो शाखा है मुख्य तौर पर, हीनयान और महायान, और बहुत ही कम लोग जानते हैं इसकी एक शाखा और है। या तो कई बुक्स में ये लिखा रहता है कि महायान की वो शाखा है, या फिर इसको हम अलग से भी जो है देखते हैं, और उस शाखा का नाम है वज्रयान। कभी आपने ये सुना ही नहीं होगा कि जो है बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा भी है वज्रयान। सबको यही पता है, जो बुक्स आप देखते हैं महायान और हीनयान शाखा होती है। पहले हम जानते हैं हीनयान शाखा क्या है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, उनके जो विचार थे उसको एज इट इज, जो भी बारीक विचार थे, जैसा भी वो करते थे, जैसा उनकी भावनाएं थी, उन सभी का समावेश तो है हीनयान में। ठीक है, अगर बात करते हैं महायान की, तो महायान में क्या है भाई, महायान में थोड़ा सा जो है बौद्ध धर्म को मॉडर्नेट यानी मॉडर्न रूप में ले जाया गया है। वो कहते हैं कि भाई उस समय हो सकता है संसाधनों की कमी हो, उस समय वो चीजें नई चलन में हो, आज हमें सारी सुविधाएं मिली हुई है, तो क्यों ना हम हर एक चीज में मॉडर्न तो कर ही देते हैं ना। भाई आपको पता है पहले के जो घर में किस तरीके से रहा करते थे, आजकल मॉडर्न बहुएं आ गई है, कैसे रहती है, तो उस समय वो सब चीजें नहीं थी, आज वो चीजें सुविधा है तो उसका यूज करा जाए। तो कुछ लोग मानते हैं महायान शाखा को और कुछ लोग मानते हैं हीनयान को। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम समुदाय में शिया और सुन्नी, बहुत देखिए ईरान और सऊदी अरब में पड़ती नहीं है। क्यों नहीं पड़ती है? एक तो शिया धर्म को मानता है, एक सुन्नी को मानता है। आपको लगता होगा भाई सभी लोग एक जैसे, ये नहीं, लेकिन ये जो मुस्लिम संप्रदाय है इसमें भी दो शाखा है, शिया सुन्नी, हमेशा से दोनों में विरोध होता आ रहा है। आप देखिएगा, आप अगर सऊदी अरब की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, ये इजराइल है, इन सभी में यही विवाद चलता आ रहा है। हालांकि इजराइल में तो यहूदी भी हैं, पर अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, किस प्रकार ये इतने सारे जो कंट्री हैं, ये मध्य एशिया वाले कंट्री है या बात करते हैं खाड़ी कंट्री, इनमें शिया सुन्नी का ही विवाद होता है और एक दूसरे की काट करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म की दो शाखा है, एक है हीनयान, एक है महायान, जिसके बारे में बता चुकी हूं, और मैंने आपसे कहा था एक शाखा वज्रयान भी है। अब बात आती है भाई वज्रयान क्या है। भाई बिल्कुल दो तो आप पढ़ ही लेंगे, वज्रयान क्या है बेटा। इसको मानने वाले जो बौद्ध लोग हैं वो बुद्ध भगवान की तो बातें करते ही हैं, साथ में तांत्रिक विद्या, तंत्र मंत्र होता है ना, जादू टोना, भूत प्रेत, आत्माओं का बुलाना, आत्माओं को भेजना, उन सभी की बातें करता है वज्रयान शाखा। अब मैंने आपको ये सब क्यों बताया? मेरा क्वेश्चन तो केवल यही था कि हाल ही में 11वें पंचेन लामा समाचार में रहे हैं। ये क्यों बताया? ये कारण ये था, मुझे समझाना है कि समाचार में क्यों रहे हैं। तो देखिएगा, अब चाइना कौन से धर्म को मानता है? चाइना हालांकि बौद्ध धर्म को मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म में उनकी शाखा है हीनयान। ठीक है, और तिब्बत की बात करते हैं, भाई हिमालय के जो बाद में जो क्षेत्र है वो तिब्बत है, हालांकि कहते हैं वो स्वतंत्र है, लेकिन चाइना उस पर अपना दबदबा बनाकर रखता है, बिल्कुल खतरनाक ही है। तो तिब्बत में जो शाखा है वो है वज्रयान, यानी वो लोग बौद्ध धर्म को तो मानते हैं, साथ में वो जादू टोना भूत प्रेत इस पर विश्वास करते हैं। इसी वजह से इनके विचार और चाइना वालों के विचार मेल नहीं खाते, इसलिए आए दिन कभी वो दलाई लामा को देख लो आप, यहां शरण लेनी पड़ गई। कब से हम सोचते हैं इस चीज को, कोई समझ ही नहीं पाया कि बात क्या है। आज आपको मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। अब हुआ क्या? अब ये हुआ कि जैसे ये जो वज्रयान शाखा है, इसमें ये कहा गया है, ये आत्माओं के द्वारा आत्माओं का आह्वान करते हुए बता देते हैं कि बुद्ध भगवान जो है उनकी आत्मा अब किसके शरीर में जाएगी। तो एक 6 साल का बच्चा, एक मात्र, आप देख लीजिएगा 6 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, इन्होंने पहली घोषणा कर दी तांत्रिक विद्या से कि अब ये जो आत्मा है ये 11वें नंबर पर भाई रिलीज होती रहती है। मान लो अभी किसी और में आई, फिर जब वो व्यक्ति मर गया तो उसके बाद में किसी और में आई, तो अब इन्होंने कहा कि एक 6 साल के बच्चे में वो जो है उनकी आत्मा आ गई। तो इन्होंने उसको ये जो है पंचेन लामा के पद पर बैठा दिया। ये एक पद होता है, जैसे दलाई लामा है ना, तो दलाई लामा तो ऊपर का पद है और उसके नीचे का जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है ना, उसी प्रकार दलाई लामा तो ऊपर का पद है, दलाई लामा। देखिएगा दलाई लामा, और बेटा उसके नीचे जो पद है वो है पंचेन लामा, और इसी पद पर
इन्होंने 6 साल के बच्चे को बैठा दिया, यानी कहा कि ये जो बच्चा है ये हमारे भगवान का रूप है, गौतम बुद्ध जी का रूप है। अब क्या हुआ, चाइना ने इस बच्चे को अपनी गिरफ्त में कर रखा है। 6 साल का बच्चा है, आज अगर देखें तो 6 साल की उम्र में ही इसको कैद कर लिया था और आज इसकी उम्र लगभग 31, 32, 33 साल की हो गई है। अब क्या हुआ, ये चर्चा में क्यों है भाई, इन्होंने क्यों करा, ये इनकी आपसी रंजिश है। उसने कहा भाई आप लोग नहीं इसको मत मनाओ, हमारे वाले को मानो, तो जो भी चलता रहता है ये इनकी आपसी कहानी थी। लेकिन ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी अमेरिका ने ये कहा है कि आप उस बच्चे को यानी पंचेल लामा को छोड़ दो, और इसी वजह से ये जो पद है ये अभी क्या है बेटा, चर्चा में। आपको पता ही है अमेरिका बिल्कुल चाइना की खटिया खड़ी करने में लगा हुआ है, अच्छे से पता है आपको, क्योंकि अभी जैसे आपको ये पता था ऑस्ट्रेलिया ने भी एक रिपोर्ट रखी थी कि हमें ये देखना है कि ये कहां से आया, क्या चीज, ये कोरोना वायरल की शुरुआत कहां से हुई, चमगादड़ से अगर ये आया तो कहां से आया। तो अमेरिका तो इतना मुंह पर बोलता है, साफ बोल रहा है कि आप नाम लो ना, आप ऐसे क्यों बोलते हो कि ये कहां से आया, क्या कहना चाह रहे हो, क्या जांच कराओ, मैं तो तुम्हारे साथ ही नहीं रहूंगा, साफ बोलो। साफ बोलता है चाइना लेकर आया है, चाइना में जाकर ही जांच करो। इस वजह से ये देख लीजिएगा कि अमेरिका तो बिल्कुल अभी जो है चाइना की खटिया खड़ी करने में लगा हुआ है, कतई नहीं शर्माता है। वो यही देखता है कि बस अब किस प्रकार चाइना के अंदर घुसा जाए और इसको बर्बाद किया जाए, जो भी है। तो यही बात हो गई कि सीधे तौर पर इन्होंने कहा है, पहले देखिए ये आज 31 साल का हो गया, ये जो बच्चा जिसको कैद किया था, इससे पहले कोई बात नहीं थी। अभी क्या हुआ, जो ये चर्चा में आ गया, ये जो इनका खेल था बौद्ध धर्म का, ये पहले से चल रहा था, लेकिन अभी आने का जो उद्देश्य है वो यही है कि अभी जो है किसी प्रकार से चाइना के ऊपर जो है अमेरिका अपना प्रहार करता है और उसको एक नया टर्म मिल गया कि भाई इसको छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा तो फिर वही उसको पागल कर देगा, कभी क्या कभी क्या। तो जो भी है, वैसे तो ये बात सही भी है कि इस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अपन इस पे कुछ कर नहीं सकते हैं। ये मैटर था जो मैंने आपको समझा दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम चलते हैं, क्या है वो क्वेश्चन देखिएगा। खगोल शास्त्रियों के अनुसार किस दिन आकाश में पिंक सुपरमून घटना देखी गई। तो मैंने इसका आंसर ही लिख दिया आपके लिए, ऑप्शन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 7 अप्रैल 2020 को, 7 अप्रैल 2020 को एक घटना हुई जिसमें पिंक सुपरमैन की घटना, पिंक सुपरमून, सुपरमैन नहीं सुपरमून की घटना देखी गई। होता क्या है गौर से सुनिएगा। इस समय ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा जो है चंद्रमा, सबसे ज्यादा चंद्रमा की रोशनी पड़ी पृथ्वी पर, यानी सबसे ज्यादा चमकीली जो रात है, सबसे ज्यादा चमकीली यानी प्रकाशमान रात थी इस बार पूर्णिमा की, और इसी वजह से इन्होंने जो है अभी पिंक सुपरमैन की जो पिंक सुपरमून की घटना देखी। इसमें 2 टर्म आते हैं, एक तो याद करना पेरिजी और एक होता है अपोजी। एक तो होता है पेरिजी और एक होता है अपोजी, पेरिजी और अपोजी। इसमें क्या है, इसमें चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में बात है। जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही पास होता है, जैसे मान लो ये तो है पृथ्वी और ये है चंद्रमा। अब चंद्रमा अगर पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास है तो पैसे पास और पैसे वर्ड हो जाएगा बेटा पेरिजी। और अगर चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर है तो इसको बोलते हैं अपोजी। क्या बोलते हैं, अपोजी। तो अगर पास है तो हम बोल देते हैं पेरिजी और दूर है तो कह देते हैं अपोजी। तो अभी जो है घटना हुई थी पेरिजी वाली, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही नजदीक आ गया था और इसी वजह से बहुत ज्यादा चमकदार पूर्णिमा की जो है बात आई। अभी आपने देखा होगा उस दिन बहुत ज्यादा छत पर रोशनी थी, मेरे को तो ऐसा लगा किसी ने लाइट चालू करके ही छोड़ दिया। आप खुद देखते, अगर बहुत सारे लोगों को पता होगा इस बारे में, अगर उस दिन किसी ने गौर से देखा होगा तो बहुत ज्यादा, आई थिंक इतना बार देखा लेकिन उतनी ज्यादा चमकीली रात बिल्कुल नहीं लगी। तो ये जो टर्म है ये है बेटा पिंक सुपर मून का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ जी,
हाल ही में डिजिटल स्टेथोस्कोप चर्चा में रहा है। स्टेथोस्कोप जानते हैं ना, वो कान में लगा के और वो जो हार्ट बीट सुनते हैं डॉक्टर वगैरह, स्टेथोस्कोप चर्चा में रहा है। और ये तैयार किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली। तो ध्यान रखना, अभी इस प्रकार का स्टेथोस्कोप जारी किया है बॉम्बे ने। भाई इसमें है क्या? इसके द्वारा जो है एक अल्ट्रा वायलेट जो वेव्स हैं उसके द्वारा दूर से ही रोगी की धड़कन या रोगों में कोरोना वायरल की जो भी जांच है वो की जाएगी। भाई इसकी सांस में क्या तकलीफ आ रही है, क्या प्रॉपर इसकी हार्ट बीट चल रही है, नहीं चल रही है, कम चल रही है, ज्यादा चल रही है, तो दूर से ही, ताकि डॉक्टरों को कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से जो खतरा है वो उन्हें ना रहे। तो ये केवल ज्यादा कुछ इसमें चर्चा की बात तो है नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है आईआईटी बॉम्बे ने इसको जारी किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और अगला क्वेश्चन जो है वो है हाल ही में, अभी क्वेश्चन आया हाल ही में ARI 516 चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है? तो बेटा इसका संबंध है अंगूर से। किसका संबंध है? अंगूर से। देखिए बेटा, ये एक किस्म है, ये एक किस्म है और ये अंगूर की किस्म है। इसको पुणे स्थित विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग संस्थान ने विकसित की है। ध्यान रखना, इस किस्म को अंगूर की किस्म को पुणे में, अंगूर किस्म को पुणे में विकसित की है किसने? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने इसको क्या की है? विकसित की है। अच्छा जी, अब ठीक है, आपने कह दिया विकसित की है, तो ये नस्ल किस लिए फेमस है? ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये फफूंद रोधी है, इसमें फफूंदी नहीं लगती है। इसकी विशेषता क्या क्या हो जाएगी बेटा? इस अंगूर की विशेषता, अच्छा, एक तो इसमें फफूंद नहीं लगती है, दूसरा इसमें बीज नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी जब हम अंगूर लेकर आते हैं तो जिसमें बीज नहीं होता है उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जिसमें बीज होता है ना उनमें जो मिठास होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, वो अंगूर के पकने की अंतिम श्रेणी होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें बीज रहित है, अच्छा पका हुआ अंगूर है, बहुत ही मीठा है, और दूसरी बात अन्य अंगूरों की तुलना में इसमें रस भरपूर होता है, और इसकी वजह से रेड वाइन बहुत ज्यादा इस अंगूर का यूज करके बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। दुनिया की अगर बात करते हैं तो दुनिया में 70% जो अंगूर है ना उसका प्रयोग वाइन बनाने में होता है, और 30% अंगूर होता है खाने में। जबकि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ज्यादातर अंगूर खाने में काम होता है, बाकी जो बचा हुआ अंगूर है उससे किशमिश बन जाती है, या फिर आप बाद में वाइन का प्रयोग होता है। तो भारत की बात करते हैं तो खाने में, जबकि अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ज्यादातर अंगूर का प्रयोग वाइन बनाने में होता है। दोनों बात आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे अंगूर की, और इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कहता है? विश्व मलेरिया दिवस, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, पहले कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ, छूट गया है ना, ठीक है। किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना प्रारंभ की है? बेटा इसका आंसर है हिमाचल। आपको लग ही रहा होगा पंचवटी, इस प्रकार की चीजें हिमाचल पर ही मिलती है। ऑप्शन से आप समझ जाएंगे, लेकिन आपको यह जानना है पंचवटी योजना है क्या। देखिएगा, इसके नाम में क्या आ रहा है? पंचवटी योजना। तो हमें ऐसा लगता है कि पंचवटी योजना जो है ये किसी जड़ी बूटी से होगी। अभी कोरोना की महामारी चल रही है तो कोई जड़ी बूटी बनाई होगी और उस जड़ी बूटी के द्वारा कुछ कार्य हो रहा होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पंचवटी योजना कोई जड़ी बूटी से संबंधित नहीं है। ये क्या हुआ, हिमाचल गवर्नमेंट ने अभी ये कहा है, क्या कहा है कि भाई देखो ऐसा है कि मनरेगा के द्वारा
क्या करेगी गवर्नमेंट, अब गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, बुजुर्गों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए क्या लगाएगी, उद्यान बनाएगी, पार्क बनाएगी, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। यही है पंचवटी योजना। तो इसका संबंध कतई किसी औषधि से नहीं है, इसका संबंध किस चीज से है, इसका संबंध है उद्यान बनाने से। और किसके तहत, किसके तहत, मनरेगा के तहत। मुझे मनरेगा से याद आया, अभी आपको पता होगा राजस्थान में मनरेगा की भी मजदूरी दर बढ़ा दी गई है। पहले 199 थी, लगभग 200 और अभी 220 हो गई है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने इसकी घोषणा की है, तो ये भी ध्यान रखना, पहले 199 थी रेट, अब कितनी हो गई है, 220 हो गई है। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से राजस्थान वाला टर्म लाएंगे जब पढ़ेंगे। अभी मुझे समझाना था पंचवटी योजना, मैंने आपको समझा दिया। मनरेगा के तहत है, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए उद्यान की व्यवस्था विकसित करने से इस व्यवस्था को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। मैं आने वाले एक क्लास में मैं सोच रही हूं कि मैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो मंथली ट्रिक के थ्रू याद करवा दूं। अगर आप चाहते हैं इसे याद करना तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आपको रियल में इसमें इंटरेस्ट हो तो ही मैं लेकर आऊं, अन्यथा तो जो चल रहा है फिर वही चलते हैं। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं चाहती हूं कि एक सेशन ऐसा लेकर आऊं जिसमें बीच बीच में जैसे आपको मई के पूरे ट्रिक के थ्रू लर्न करा दिए, अप्रैल के लर्न करा दिए। फिलहाल के लिए अभी हम चल रहे हैं विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस कब आता है, 25 अप्रैल को। कब आता है, 25 अप्रैल को। इसके बारे में आप जानते होंगे, मलेरिया, पहले तो थोड़ी बात कर ही लेते, जब मलेरिया की बात आई गई है तो देखिएगा। मलेरिया, पहले तो मलेरिया रोग होता किससे है, बहुत सारे रोग हैं और किसी ना किसी कारण से होता है। तो मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो अगर आपसे पूछे इसका कारण क्या है तो आपको बता देना है प्रोटोजोआ। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से। दूसरी बात, मलेरिया रोग में कौन सा प्रोटोजोआ होता है ये बताना है। अगर आपको पता है तो बताएं, जब तक मैं आपका वेट कर रही हूं। मलेरिया रोग जो है किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो ध्यान रखना प्लाज्मोडियम। आपने एनाफ्लिस सोचा होगा, मुझे पता है, प्लाज्मोडियम, इसके द्वारा ये प्रोटोजोआ है। अब ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ये मादा एनाफ्लीज के शरीर में प्रवेश करता है। ये प्रोटोजोआ है बेटा, सीधे मादा एनाफ्लीज अटैक नहीं करती है मलेरिया से। तो ध्यान रखना, ये जो प्लाज्मोडियम है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है और इसके द्वारा फिर ये रोग जो है मनुष्यों में होता है। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है और प्लाज्मोडियम इसका क्या है, इसका एक प्रोटोजोआ है और मादा एनाफ्लीज के द्वारा ये रोग होता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब ये जो क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन आप ये ध्यान रखेंगे और एक जो है आप इन सभी क्वेश्चनों का, थोड़ा मैंने स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं दिया, आप ऐसा कीजिएगा, अभी फिलहाल के लिए मैं आगे से ध्यान रखूंगी, जब भी आप कोई पढ़ रहे हैं तो उसको आप पोस्ट कीजिएगा और पोस्ट करके पहले जो है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में फिर हम जो है आगे से जो भी सेशन होंगे वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको उसमें टाइम दे दूंगी स्क्रीनशॉट का। आज हमने जो करंट के कुछ इश्यू पढ़े, मैंने इसमें आपको कुछ डिटेल भी डिस्कशन किया। अब जैसा कि हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ा था इसी श्रृंखला में, और उस श्रृंखला में जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था वो था विश्व भाषा डेटाबेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार तीसरी बोले जाने वाली भाषा हिंदी को बताया गया है। अब मैं कल का जो सेशन रहेगा उसमें मैं आपको हिंदी के बारे में, हिंदी को राजभाषा कैसे बनाया गया वो मैं सारा आपको समझाऊंगी। और आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें ताकि जो है मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिले। कमेंट करें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए बाय।